बीएससी पार्ट सेकेंड के आज की फिजिक्स की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम जूल थॉमसन जो प्रभाव है उस जूल थॉमसन प्रभाव के अनुप्रयोगों को हम डिस्कस कर रहे थे। जूल थॉमसन प्रभाव के जो अनुप्रयोग है उनमें हमने आदर्श गैसों पर जो है जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक को फाइंड आउट कर लिया था और हमने देखा था कि आदर्श गैसों के लिए जो जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक है उसकी वैल्यू आती है 0, म्यू एच इज इक्वल टू 0। आज हम जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक देखेंगे। वास्तविक गैसों की जो वान डेर वाल समीकरण होते हैं उनके लिए जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक क्या होगा उसे हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि वास्तविक गैसों के लिए जो वान डेर वाल गैस समीकरण होती है वो इस तरह से रहती है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी के रूप में हमें जो है वान डेर वाल इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब जो वान डेर वाल इक्वेशन है, वान डेर वाल इक्वेशन में जो v माइनस बी पार्ट है, v माइनस बी इस पार्ट को हम दूसरी तरफ लेकर के जाएंगे तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी अपॉन वी माइनस बी के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 10 फाइंड आउट होती है। इक्वेशन नंबर 10 यानी कि हमारा जो पिछला इससे पहले आदर्श गैस का जो रहा आदर्श गैस के लिए जो हमने जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक फाइंड आउट किया था वहाँ इक्वेशन नंबर 9 थी। अब ये उसी को आगे बढ़ाते हुए ये जो है ये इक्वेशन नंबर 10 हमें फाइंड आउट होती है। जो समीकरण 10 है, इस समीकरण 10 का जो है हम विद रेस्पेक्ट टू टी इसको अवकलित करते हैं और जहाँ p को हम क्या रखते हैं कांस्टेंट के रूप में। सो डेल बाई डेल टी p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और p कांस्टेंट है, डेल बाई डेल टी आर टी अपॉन वी माइनस बी, p कांस्टेंट। सो यहाँ जब हम विद रेस्पेक्ट टू t इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए p कांस्टेंट है तो p का अवकलज 0 हो जाएगा। यहाँ जब हम इसका अवकलज लेंगे a अपॉन वी स्क्वायर का तो v को जब हम ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो v की पावर -2 बनेगा। तो n माइनस 1 से जब हम इसको अवकलित करेंगे तो हमारे को इक्वेशन मिलती है -2a अपॉन वी की पावर 3 डेल v अपॉन डेल टी और कांस्टेंट p, ये इसका अवकलज हो जाएगा। यहाँ इस पद का अवकलज जब हम लेंगे तो सबसे पहले हम इसका t का अवकलज लेंगे तो विद रेस्पेक्ट टू t का जो अवकलज होगा वो हो जाएगा 1। तो कांस्टेंट के रूप में हमारे पास बच जाएगा r अपॉन वी माइनस बी। अब जो v माइनस बी का जो पद है इसका अवकलन लेंगे तो माइनस, इस पद को ऊपर लेकर के जाएंगे तो -1 इसकी पावर बनेगी और जब हम इसका अवकलन लेंगे तो आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ इसका अवकलज बनेगा और डेल वी अपॉन डेल टी पी यहाँ पर हमारे पास बनता है। इस तरह से हमने जो है इस इक्वेशन का हमने अवकलज लिया और यहाँ देखें तो ये जो पूरा पद है ये पूरा पद प्रेशर का होता है, ये पूरा पद वॉल्यूम का होता है, आयतन का होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। अब हमें जो इक्वेशन मिला इस इक्वेशन में डेल वी अपॉन डेल टी पी और डेल वी अपॉन डेल टी, तो डेल वी अपॉन डेल टी दोनों में से कॉमन लेंगे। सो हमने डेल वी अपॉन डेल टी कॉमन ले लिया तो हमारे पास शेष बच जाएगा आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर -2a अपॉन वी की पावर 3 इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। यहाँ हमारे पास शेष बचता है। इसके बाद इस इक्वेशन में से, इस पद में से हम जो है आर टी अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ देख सकते हैं यहाँ बनेगा 1 -2a अपॉन बी की पावर 3 और जब हम इसका भाग देंगे तो v माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी के रूप में हमें इक्वेशन फाइंड आउट होता है। और डेल v अपॉन डेल टी p इज इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी यहाँ बनता है। दोनों तरफ जो रिडबर्ग कांस्टेंट है r से r कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसके अलावा
जो v माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ है v माइनस बी, तो v माइनस बी की एक पावर से v माइनस बी की एक पावर यहाँ हमारे पास कैंसिल हो जाती है। कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारे पास v माइनस बी की एक पावर बचेगी जिसे हम उस तरफ भेज दे देंगे। तो t यहाँ बनेगा t डेल v अपॉन डेल टी p कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू, यहाँ से v माइनस बी की एक पावर हमने इस तरफ भेज दी तो v माइनस बी, और ये जो पूरा पद है ये इधर बटे में इसके चला जाएगा। तो 1 माइनस 2a अपॉन वी की पावर 3 v माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई आर टी के रूप में ये हमारे पास फाइंड आउट होता है। तो ये इस तरह से पूरा जो पद है वान डेर वाल समीकरण का हमें मिलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यदि जो v है, जो वॉल्यूम है वो b की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, तो हम यहाँ इस सिचुएशन में v माइनस बी का होल स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि b की वैल्यू जो है बहुत अल्प है v की तुलना में, तो हम इस पद को डायरेक्टली v स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं और b इज इक्वल टू 0 और ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट 0। तो जो इक्वेशन है हमारे पास वो हो जाएगी टी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल टू वी माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी की पावर 3 वी स्क्वायर अपॉन आर टी के रूप में। आप इस पद को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो इसकी पावर बन जाएगी -1। सो डेल वी अपॉन डेल टी वी माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी की पावर 3 वी स्क्वायर अपॉन आर टी की पावर -1। अब जब हम इसका एक्सपेंशन करते हैं तो एक्सपेंशन में जो पावर है ये यहाँ आएगी, तो ये माइनस माइनस होकर के क्या होगा, प्लस। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी टी डेल वी अपॉन डेल टी पी कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन वी आर टी के रूप में यहाँ हमें इक्वेशन फाइंड आउट होती है। अब ये जो v माइनस बी का पद है ये अंदर के दोनों पदों के साथ स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करते हैं और ये जो पद है ये नगण्य माना जा सकता है। कैसे, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये जो सिचुएशन हम ले रहे थे तो यहाँ v की जो वैल्यू है a और b की तुलना में बहुत ज़्यादा है, और जो वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बटे में है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी, ऐसा हम जानते हैं। तो इसे नगण्य करने पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग टी डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू वी माइनस बी टू ए अपॉन आर टी के रूप में हमें इक्वेशन मिलती है, इक्वेशन 11। अब यहाँ हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 एंड 11। तो इक्वेशन नंबर 6 है वो जूल थॉमसन प्रसरण जो गुणांक हमने फाइंड आउट किया था म्यू एच के रूप में, वो है। वहाँ हम टी डेल वी अपॉन डेल टी पी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 11 से। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 11 से जब हम वैल्यू यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 6 में जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक में, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक की 1 अपॉन सी पी वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी माइनस वी। तो यहाँ v से और v कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक यहाँ फाइंड आउट होगा म्यू एच इज इक्वल टू 1 अपॉन सी पी 2a अपॉन आर टी माइनस बी के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 12 मिलती है, और ये कहलाता है वान डेर वाल इक्वेशंस के लिए जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक। अब तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 12 है, इस इक्वेशन नंबर 12 के जो है हम 3 अलग अलग केस यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। 3 केस में सबसे फर्स्ट जो केस है केस 1, यहाँ हम देखेंगे कि यदि 2a अपॉन आर टी इज ग्रेटर देन 2b, यानी कि b से बड़ा है 2a अपॉन आर टी की वैल्यू, तो इस सिचुएशन में देखिए ये जो वैल्यू है ये क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू देगा, और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो म्यू एच भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। म्यू एच पॉजिटिव है तो म्यू एच इज इक्वल टू हम जानते हैं कि डी टी अपॉन डी पी
का पद होता है जहां एंथैल्पी H क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो dt अपॉन dp की कंडीशन में ये पॉजिटिव तभी होगी जब dp भी नेगेटिव हो और dt की वैल्यू भी क्या हो, नेगेटिव, यानी कि दाब में परिवर्तन भी ऋणात्मक हो और ताप में परिवर्तन भी ऋणात्मक हो। और ये सिचुएशन तभी आएगी जब दाब में भी कमी हो रही हो और ताप में भी कमी हो रही हो। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस सिचुएशन में कि म्यू एच इज इक्वल टू पॉजिटिव मिलेगा जब dt और dp क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी कि दाब में कमी करने पर टेम्परेचर में भी कमी हो तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक है वो क्या मिलेगा आपको, धनात्मक, पॉजिटिव देगा। अर्थात यदि दाब में हम कमी करते हैं तो ताप में भी क्या होगी, कमी होगी। और इसी प्रभाव को हम कहते हैं शीतलन प्रभाव। हमारे पास एक यूनिट ऐसी भी मिलेगी जहां हम शीतलन प्रभाव को देखेंगे और वहां पर भी हमें जूल थॉमसन प्रभाव प्रसरण के द्वारा शीतलन का टॉपिक मिलेगा। अब केस सेकंड में हम देखते हैं, यहां तो ग्रेटर देन की कंडीशन थी, अब केस सेकंड में हम देखते हैं कि यदि 2a अपॉन RT इज लेस देन 2b हो तो उस सिचुएशन में जो म्यू एच है, जो जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक है, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये नेगेटिव होने का मतलब है कि dp यानी कि दाब में जो परिवर्तन है वो क्या है, कमी के रूप में, यानी कि दाब में कमी हो रही है। और dt इज टेंड टू पॉजिटिव, यानी कि दाब में तो कमी हो रही है लेकिन ताप में कोई कमी नहीं हो रही है, ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। दाब में कमी करने पर ताप में वृद्धि हो रही है। इस सिचुएशन को कहते हैं हम तापन की कंडीशन, यानी कि जब दाब में कमी की जा रही हो और उस सिचुएशन में भी ताप में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो हम इस सिचुएशन को कहते हैं तापन की सिचुएशन। इस सिचुएशन में जो है प्रभाव होगा, तापन प्रभाव होगा। नेक्स्ट हम लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में हम देखेंगे कि 2a अपॉन RT की जो वैल्यू है वो इक्वल हो b के। तो उस सिचुएशन में जो हमारे पास म्यू एच है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और म्यू एच यानी कि जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक जो है 0 होने का मतलब है कि इस सिचुएशन में न तो आपको तापन की कंडीशन मिलेगी, यानी कि न तो आपको तापन प्रभाव मिलेगा और न ही आपको शीतलन प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थी जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक के बारे में जानकारी। जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक हमने यहाँ पढ़ा। जूल थॉमसन प्रसरण हमने फाइंड आउट किया आदर्श गैसों के लिए और वान डेर वाल गैसों के लिए। यही जो टॉपिक है आपको जो शीतलन वाली यूनिट आएगी वहाँ पर भी पढ़ने को मिलेगा। सो एज इट इज़ ऐसा का ऐसा ही वहाँ ये जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक का डेरिवेशन और यही कंडीशंस हम वहाँ भी फाइंड आउट करते हैं। तो ये मैं यहाँ आप लोगों को बता चुका हूँ। इसी के साथ जो हमारी ये यूनिट थी, यूनिट फर्स्ट, ये इसका लास्ट आज टॉपिक रहा। अब जो हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे वो रहेगी शीतलन वाली, जहां हम गैसों का जो है विभिन्न प्रकार से शीतलन कैसे करेंगे उन मेथड्स पे हम डिस्कस करेंगे। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू ऑल ऑफ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।